हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारी जो सीरीज़ जो चल रही है 1 डे 1 चैप्टर की, उसी क्रम में इससे पहले मैंने सेल आपका फिनिश कर दिया है। उसके बाद सेकंड चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। उसमें मैं आज आपको बेसिक फूड ग्रुप्स आधारित खाद्य वर्ग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो जो आधारीय खाद्य वर्ग है उनके बारे में आज चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर, जो कि है आपका बेसिक फूड ग्रुप्स। तो जो बेसिक फूड ग्रुप्स, मैं क्वेश्चन आंसर कराने से पहले थोड़ा सा आपका क्लियर कराना चाहूँगी कि बेसिक फूड ग्रुप्स होता क्या है। तो बेसिक फूड ग्रुप्स वो है कि जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनकी उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर समान पोषक मान वाले, ठीक है, किसके समान, जिसके पोषक मान कैसे हों, बिल्कुल एक जैसे हों, वही क्या समान पोषक मान वाले हैं। ठीक, तो वो क्या है हमारे समान पोषक मान वाले। तो उनमें आपका सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो समान पोषक वाले हैं उनको एक ही वर्ग में रख दिया जाता है, तो वही क्या हमारे आधारिक खाद्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जिन क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और जागते हुए, विश्राम एवं निद्रा, सभी समय में हमारे शरीर में आंतरिक और बाह्य कई प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं, जिससे कि क्या होता है, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की ही आवश्यकता होती है, आहार की ही आवश्यकता होती है। और सभी आहारीय आवश्यकताएं भी अलग अलग होते हैं। जैसे धात्री माता है तो उसकी आवश्यकता अलग है, अगर किशोर हैं तो उनकी आवश्यकता अलग है, बच्चे हैं अलग है, वृद्ध हैं अलग है। तो इसी प्रकार से सबकी अलग अलग आवश्यकता होती है। तो थोड़ी सी अगर हिस्ट्री अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि खाद्य आहार की अगर हिस्ट्री को देखें तो पोषक तत्वों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सन 1944 में दैनिक आहार तालिका तैयार की गई। कब की गई? 1944 में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1944 में क्या दैनिक आहार तालिका तैयार की गई, जिसमें समय समय पर संशोधन करके नवीन रूप दिया गया और प्रत्येक उपयोगी भोज्य पदार्थ को आहार में सम्मिलित करने के लिए एक फूड गाइड तैयार की गई, जिसमें भोज्य पदार्थ की उपलब्धता, कीमत, भोजन शैली आदि पर विशेष बल दिया गया। तो अगर सबसे पहली बार अगर हम क्वेश्चन में आता है कि हमारी जो ये फूड गाइड है, या हम कहें कि जो फूड ग्रुप्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट जो सबसे पहली बार जो आया वो कब आया? सन 1944 में आया। और भोजन की जो शैलियां हैं उन पर क्या किया गया? बल दिया गया। तो फूड गाइड जो है उसके अनुसार प्रत्येक भोज्य समूह में से एक भोज्य पदार्थ की मात्रा का चयन करना क्या होता है? उपयुक्त होता है। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो जो हम खाना खाते हैं, अभी आपको फूड ग्रुप्स में पढ़ाऊंगी तो आप उसमें देखेंगे कि जो भी हम खाते हैं उसका हमें मतलब उसकी कुछ निश्चित मात्रा होती है जो कि हमें अपने आहार में लेनी होती है, और इसी को लेकर के बैलेंस डाइट का निर्माण होता है। तो जो हमारे कार्ब्स हैं, मतलब कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा बताइए कार्बोहाइड्रेट्स कितना हमारे बॉडी में चाहिए होता है, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है? आपके सीरियल से प्राप्त होता है। गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब सीरियल्स हैं। इनसे हमें ओट्स, ये सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट कितना हमें प्राप्त करना होता है? 45 से, अक्सर ये प्रश्न पूछा भी गया है, 45 से लेकर के 55% तक हमें कार्बोहाइड्रेट किससे? सीरियल से प्राप्त करना होता है अपने शरीर में खाने के लिए। अच्छा, प्रोटीन की अगर हम इसी में बात कर लें कि प्रोटीन हमें कितना आहार से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन हमें आवश्यकता होती है 10 से लेकर के 35% तक प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। अगला हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद प्रोटीन के बाद क्या आ जाता है? हमारा वसा। और वसा की आवश्यकता कितनी होती है? 20 से लेकर के 35% तक किसकी आवश्यकता होती है? हमारी वसा, अर्थात कि फैट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वसा हो जाएगा। ओके, फिर अगला जो है इसके बाद हम अगर बात करें कि डाइटरी फाइबर, ठीक है, जो हमारा डाइटरी फाइबर, अच्छा वो किसके अंतर्गत आएगा? हमारा डाइटरी फाइबर रफेज तो हम जानते हैं, और ये क्या है? ये एक प्रकार के
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही हैं। ठीक है, तो आपके जितनी भी जैसे कि हम लोग जो भी खाते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें क्या होता है, जो स्टार्च वो जो आपका कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला जो फाइबर है वो क्या है, वही हमें प्राप्त होता है किससे, जैसे रेशेदार रेशे जो सब्जियों का रेशा होता है, फलों का रेशा होता है, उनसे हमें फाइबर की प्राप्ति होती है। और जब अगर बात करें विटामिन और मिनरल्स की, तो ये क्या है, ये हमारे ट्रेस एलिमेंट हैं। कौन से एलिमेंट हैं, ये हमारे ट्रेस एलिमेंट हैं, जिनकी ट्रेस एलिमेंट्स मतलब जिनकी शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ही आवश्यक भी होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का तो आपको मालूम है, क्या कार्बोहाइड्रेट से क्या हमें एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन क्या हमारे टिश्यूज़ की रिपेयरिंग करता है, नए ऊतकों का निर्माण करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। हाँ, ये सारे कार्य आपके प्रोटीन के हो गए। फैट भी क्या करता है, हमको एनर्जी देता है और एनर्जी को स्टोर रखता है फैट के रूप में। और जो हार्मोन्स होते हैं, बहुत से हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी फैट आवश्यक होता है। अच्छा, फाइबर्स की मैंने बात कर ली, और जो फाइबर्स हैं, आपको पता है कि फाइबर्स ये क्या हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन्स और मिनरल जो कि ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। कौन से, हमारे विटामिन और मिनरल्स, ये हमारे क्या, विटामिन और मिनरल्स ये हमारे ट्रेस एलिमेंट हैं और ये किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रो एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। इनकी हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ही अधिक आवश्यक वाले होते हैं, मतलब हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए। तो अगर हम इसका कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। ठीक, और फिर उसके बाद ये हमारे सेल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये बायोकेमिकल फंक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं उनके लिए भी विटामिन और मिनरल्स पूर्णतः उत्तरदायी हैं। अगर हम वाटर की बात करें साथ में ही, अगर न्यूट्रिएंट की बात की है तो वाटर की बात करते हैं, तो उसमें क्या, कोई भी कैलोरी नहीं होती, आपको कोई भी ऊर्जा उससे नहीं मिलती, लेकिन हमारे शरीर में नियामक क्रियाएं, मतलब शरीर की सारी क्रियाओं को सुचारू रूप चलाने के लिए जल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और जल अगर बॉडी में है तो आपकी बॉडी क्या रहती है, हमेशा हाइड्रेट रहती है। और हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में यही तो पाया जाता है, जल ही तो। और उसका परसेंटेज भी है, उसका परसेंटेज कितना है, 70 से लेकर 75% तक क्या हमारे बॉडी में किसकी, जल की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमारे पोषक तत्व की बात हो गई। अब मैं बात आगे बढ़ाते हुए, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, आधारीय खाद्य वर्ग। अच्छा, खाद्य वर्ग भी इन्हीं से मिलकर के बना है, इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आधारीय खाद्य वर्ग, तो सबसे पहले जो 5 खाद्य वर्ग हैं, जो बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अनुशंसा किसने की, इसको तो आपको याद ही रखना है। ठीक, और सबसे पहले जो आपका 5 खाद्य वर्ग है, उसमें ये जो आधारीय 5 खाद्य वर्ग है, सबसे पहले कैरोलीन हंट थे। उन्होंने, किसने, कैरोलीन हंट ने, कौन थे, कैरोलीन हंट ने प्रथम 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की। मांस, दूध एवं अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थ, पहले में है आपका फल एवं सब्जियां, दूसरा मांस, दूध एवं अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थ, तीसरा है आपका अनाज, चौथा है चीनी तथा अन्य विटामिन और पांचवा है वसा तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ। तो आप जब भी देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स, आपका फैट, ठीक है, और साथ में जब इसकी बात करेंगे तो शुगर भी हमारे कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। ठीक है, तो ये इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा आपका जो आहारीय खाद्य वर्ग है वो घूमता है। फिर 5, अब आपको याद रखने वाला पॉइंट यही है कि 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा किसने की, कैरोलीन हंट ने की। और इन्होंने क्या, फल एवं सब्जियां, दूसरे में मांस, दूध, तीसरे में अनाज, चौथे में चीनी तथा अन्य विटामिन, पांचवें में वसा एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ। अगला है हमारा उसके बाद 7 खाद्य पदार्थ, जिसे प्राथमिक सेवन भी कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक सेवन भी कहा जाता है, उसकी अनुशंसा किसने की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये NRC मतलब नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ अमेरिका, ये कहाँ पे, NRC, नेशनल रिसर्च, ये N है बेटा, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका का है। और इन्होंने क्या, प्राथमिक साध्य खाद्य वर्ग की अनुशंसा की, जिसमें आपके कौन से हैं, सबसे पहले इन्होंने खट्टे फल, टमाटर, कच्ची पत्ता गोभी और पत्ते वाली हरी पीली सब्जियां, आलू एवं अन्य सब्जियां तथा फल, दूध और पनीर, मांस, मुर्गी, मछली, अंडे,
आटा, मैदा, संपूर्ण अनाज, मक्खन तथा मार्गरीन। देखिए अलग से फैट को इन्होंने मक्खन को अलग से कर दिया है। ठीक, फिर 4 खाद्य वर्ग की अगर हम बात करें कि जो हमारा 4 खाद्य वर्ग है उसकी अनुशंसा भी की गई, तो 4 खाद्य वर्ग भी है। उस 4 खाद्य वर्ग की अनुशंसा ये जो एवरीडे अमेरिकन एवरीडे फूड गाइड है उसने 4 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की, जिसने दूध वर्ग, दूध, दही, पनीर, छेना, खोया, इन्होंने अलग अलग वर्ग में बांटा। सब्जी वर्ग, खट्टे फल एवं सब्जियों का समावेश। मांस वर्ग, सभी प्रकार के मांस। और चौथा है आपका अनाज समूह, संपूर्ण अनाज, दलिया, पाव रोटी, बिस्किट, सूजी, सेवई, नूडल्स, चूड़ा, दलिया। तो आप देखेंगे किसी किसी चीज़ में किसी जो अलग अलग खाद्य वर्ग है कुछ चीज़ों की वहाँ पर आपको कमी भी दिखाई देगी। तो आपको अपने याद करते समय आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा कि कैसे हमें इन चीज़ों को याद करना है। फिर हमारा है जो हमारा 4 खाद्य वर्ग की बात अगर हम करें तो 4 खाद्य वर्ग में मैंने अभी आपको बता दिया था कि दूध वर्ग, सब्जी वर्ग, ये इसी की मैं बात कर रही थी कि एवरीडे अमेरिकन फूड गाइड के अनुसार ऐसा है। फिर 5 खाद्य वर्ग जो 5 खाद्य वर्ग हैं ये भी हमारे जो इंडियन डेली फूड गाइड है उसके अनुसार है। कैरोलिन हंट वाली वो दूसरी है, फल एवं सब्जियां हैं उसमें। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ खाली उसके सीरियल में अंतर है कि किस तरह क्रम जो है उसका ऑर्डर जो है उसमें अंतर है। तो ये जो 5 खाद्य वर्ग है, 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा जो ये है ये डेली फूड गाइड, ठीक है, डेली फूड गाइड के अनुसार है। इसको आप देख लें, फूड गाइड के अनुसार है। सब्जी तथा फल, अनाज, रोटी, दूध वर्ग, मांस वर्ग, वसा, मिष्ठान, अल्कोहल। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 5 खाद्य वर्ग किसके अनुसार है, ये डेली फूड गाइड के अनुसार है। फिर डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा, आप इसको याद रखना है आपको कि इन्होंने 11 खाद्य वर्ग मतलब भोजन को 11 भाग में बांटा और सबसे बड़ा इन्हीं का वर्गीकरण है। तो इसमें एम स्वामीनाथन ने कहा पहले में अनाज एवं ज्वार बाजरा, दूसरे में दालें, तीसरे में गिरियाँ और चौथे में सब्जियां, फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, मछली, अन्य प्राणिज आहार, वसा एवं तेल, शक्कर एवं अन्य स्टार्च युक्त आहार और 11 में मिर्च एवं मसाले। आपको ये ध्यान रखना है मिर्च एवं मसाले का अगर आता है तो ये हमारे किसके द्वारा, डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा इस खाद्य वर्ग की, जिसमें 11 भागों में इन्होंने बांटा। किसने कितने, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक आपका छूट रहा है ICMR, ठीक है। तो ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने क्या जो आधारीय खाद्य वर्ग हैं उन्होंने कितने भागों में बांटा, इन्होंने उसको 11 खाद्य वर्ग में बांटा। किसने, ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने कितने भागों में, 6 भागों में बांटा। तो याद करने वाला जो फैक्ट है वो आपको ये पता होना चाहिए किसने कितने भागों में बांटा। तो ICMR ने 6 भागों में दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली पहला ग्रुप है, दूसरे में है हरी व पीली शाक सब्जियां, तीसरे में है साइट्रस फल व विटामिन C युक्त आहार, चौथे में है अन्य सब्जियां व फल, पांचवें में है अनाज व ब्रेड का समूह और छठे में है आपका तेल, वसा और तथा शक्कर का समूह। तो इस तरह से कितने भागों में, 6 भागों में ICMR ने भी बांटा, ठीक है। तो अब आपको इस चीज़ को याद रखना है कि किसने किसको, तो कोई प्रश्न में अगर इस तरह से आता है कि कैरोलिन हंट ने किसकी, तो 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा किसके द्वारा की गई, कैरोलिन हंट के द्वारा। फिर उसके बाद मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं, फिर उसके बाद प्राथमिक 7 खाद्य वर्ग की बात करें तो वो NRC अमेरिका, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ अमेरिका के द्वारा उसकी वहाँ पे जो खाद्य वर्ग है उसको बांटा गया। फिर 4 खाद्य वर्ग की अनुशंसा, ये भी अमेरिकन एवरीडे फूड गाइड के अनुसार है, या अगर सिर्फ खाली फूड गाइड के अनुसार भी आता है तब भी आप 4 भागों में उसको बांट सकते हैं। फिर 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की बात करें तो डेली फूड गाइड के आधार पर 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई, 5 खाद्य वर्ग की, ओके। फिर एम स्वामीनाथन की बात करते हैं हम। एम स्वामीनाथन ने कितना, 11
भागों में बांटा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है कि आपके आधारीय खाद्य वर्ग हैं क्या। तो खाद्य वर्ग की बात अगर हम करते हैं तो इतना जान लीजिए आप कि जितने भी उपस्थित पोषक तत्व हैं उनको एक समान आधार मान वाले जितने पोषक तत्व हैं उनको अलग अलग समूह में रख दिया गया। वही क्या है, हमारे आपके बेसिक फूड ग्रुप्स, आधारीय खाद्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और खाद्य वर्गों की जितनी संख्या कम होती है गृहिणी को उतनी ही ज़्यादा आसानी होती है अपनी डाइट प्लान करने में। इसी के आधार पर हम संतुलित आहार का निर्माण करते हैं, अपने मेन्यू में इन चीज़ों को शामिल करते हैं कि खाने में हर भोज्य पदार्थ अलग अलग जो वर्ग के हैं वहाँ से हम अपने जो मेन्यू बनाए, अपने घर में जो खाना बना रहे हैं वो उसके अनुसार हो, जिससे कि घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब आपका आई होप कि आधारीय खाद्य वर्ग क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ। और हमारे आज की जो टारगेट है हमारा 1 डे 1 चैप्टर स्टार्ट होता है और इसमें निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनकी उपस्थिति पोषक तत्वों के आधार पर समान पोषक मान वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह में रखकर जो वर्ग विभिन्न रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आहारी खाद्य वर्ग, आधारी खाद्य वर्ग, संतुलित खाद्य वर्ग, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आपका आधारिक खाद्य वर्ग। हाँ, बेसिक फूड ग्रुप, आहारिक पे मत चले जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक योजना में खाद्य वर्गों की संख्या जितनी कम होती है गृहिणी को दैनिक आहार में खाद्य पदार्थों का चयन करने में उतनी क्या होगी? सरलता, कठिनाई, सुविधा, कोई भी नहीं। तो क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा, जितनी मतलब कि आपकी उसकी संख्या कम रहेगी गृहिणी को उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? सरलता होती है। इजी वे में अपने काम को वो कर पाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग में से लेना चाहिए। सारे प्रश्न आपके आधारित फूड ग्रुप्स के हैं और बाद में मैंने थोड़ा सा बैलेंस डाइट का भी प्रश्न इंक्लूड किया है, तो वो भी आपका इसी के ही अंतर्गत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और जो आपके प्रोटीन्स हैं, वसा हैं, ये कितना कितना लेना चाहिए, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन करते चलें। फिर किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग में से लेना चाहिए कम से कम 2 खाद्य पदार्थ, 3 खाद्य पदार्थ, 1 खाद्य पदार्थ, सभी खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भोजन समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग में से कम पूछ रहा है ना, तो कम से कम 1 खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? देखिए, नाम बाय नेम पूछा है, तो सर्वप्रथम 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? कैरोलीन हंट के द्वारा की गई। इंट लिखा है, हंट आप इसको कर लें। 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? एस स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना, रामचंद्रन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो एस स्वामीनाथन ना होकर के ये क्या हो जाएगा आपका? एम स्वामीनाथन। तो यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है? करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ क्या हैं? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है। अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन। शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और इसकी हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। तो 10 से 35% तक शरीर में प्रोटीन से, आहार से प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। ऊष्मा और शक्ति उत्पादक पदार्थ, ऊष्मा और शक्ति कौन देता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कि जो आपके शरीर को वो ऊष्मा मतलब कि गर्मी प्रदान करने, जब भी ऊष्मा की बात आ जाए तो आप कार्बोहाइड्रेट पे नहीं जाएंगे, वहाँ आप किस में जाएंगे? वसा पर जाएंगे। या ऊर्जा का संचय या ऊर्जा का स्टोरेज की बात आती है तब भी हम वसा पर ही जाते हैं। ठीक है, और वसा की आवश्यकता बॉडी में कितनी है? वसा की आवश्यकता है 20 से लेकर के 35% तक। अब मेन आपका यही रहता है, कुछ कुछ चीज़ें क्या होती हैं आगे पीछे हो जाती हैं। जस्ट बस 1 मिनट आप लोग बने रहें।
वसा की आवश्यकता बॉडी में 20 से लेकर के 35% तक होती है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम के प्राणिज साधन कौन नहीं है? कैल्शियम के प्राणिज साधन, दाल, बादाम, चना, मांस। तो यहाँ पे सब सारे जानता साधन ही आपको दिख रहे होंगे। तो प्रोटीन के प्राणिज साधन कौन से प्राणिज साधन कौन नहीं है? जानता हूँ है आपका, और आपका क्या है इसमें मतलब प्राणी के आधार पर एनिमल की बात कर रहा है। तो एनिमल में आपका दाल, बादाम और चना ये वनस्पति से प्राप्त हो गया, और प्राणी से आपको क्या प्राप्त होता है? प्राणी से आपको मांस की प्राप्ति होती है। तो विटामिन ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। यहाँ कैल्शियम के प्राणिज साधन कौन नहीं है, यहाँ पर कौन है पूछना चाहिए था, तो फिर उसमें आपका मांस करेक्ट होगा। आयोडीन के प्राणिज साधन है सामुद्रिक मछलियाँ, दाल, अंडा, चीनी। तो यहाँ पर देखिए सही से पूछा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो ये प्राणिज साधन के अंतर्गत आती हैं। और आयोडीन किसमें? वहाँ समुद्री जितने भी हमारे सी फूड्स होते हैं उनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन है? वसा है, विटामिन है, फास्फोरस है, प्रोटीन है। तो हमारी जो शरीर की आंतरिक क्रियाएं, अभी मैंने बताया था रेगुलेशन की बात की थी कि रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी विटामिन करता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा तथा आयोडीन जो क्या करते हैं? रक्त को समृद्ध बनाते हैं, हड्डियों को बनाते हैं। रक्त को समृद्ध करते हैं तथा हड्डियों को बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो हमारा ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रक्त को समृद्ध करते हैं तथा हड्डियों को बनाते हैं, ये यहाँ पर करेक्ट होता है। हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए, बी, के, ई और ई जो होता है, क्योंकि इसमें तेल होता है इसलिए विटामिन ई यहाँ पर करेक्ट होता है, विटामिन ई। इसमें बहुत सारे क्या हमारे फैटी एसिड्स बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और प्रोटीन का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है ये, तो यहाँ पर विटामिन ई, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हमारा होता है। अगला प्रश्न है, फल फूल गोभी से प्राप्त होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। तो फूल गोभी से क्या प्राप्त होता है तो यहाँ पर विटामिन सी, अरे विटामिन के, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है, विटामिन के। और विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? सहायक होता है। मूलतः कितने खाद्य वर्ग योजनाओं का निर्माण किया गया था? तो मतलब सबसे पहले कितनी खाद्य वर्ग योजनाओं का निर्माण किया गया था? तो वो 4 खाद्य वर्ग योजनाएं थी जिनका पहले निर्माण किया गया था। और कहीं पे आप देखेंगे 4 है या 5 है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि कई बार आप लोग कहते हैं नहीं मैम इसका आंसर ये नहीं ये होगा। तो ये पूछ रहा है कि खाद्य वर्ग की योजनाओं का निर्माण किया गया था। मैंने देखा है कहीं आंसर 5 भी दे रहा है और कहीं 4 भी दे रहा है, तो आप इस दोनों में देख लीजिएगा। फिर किस विटामिन की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो हमने सभी को पता है विटामिन डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई। मिर्च मसाले किस खाद्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं? आप ध्यान रखिए, मैंने बताया था आपको जब 11 खाद्य वर्ग की बात हुई थी उस समय क्या हुआ था, जो किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया है। वो 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा में जो मिर्च मसाले हैं सबसे लास्ट वाला, वो एम स्वामीनाथन द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थ के कितनी आधारीय भोज्य समूहों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पर उसका करेक्ट आंसर, अब देखिए उसमें भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूहों में बांटा गया था, तो उसका आंसर 4 दिया हुआ है। और यहाँ पर पूछ रहा है कितने आधारीय समूहों में बांटा गया, तो उसका आंसर 7 दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लें, इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी कि यहाँ पर जो मेरे पास जहाँ जिस सोर्स से मैं कर रही हूँ तो वहाँ पर 7 है और आयोग ने उसका आंसर 7 सही माना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 7 ही लगा रही हूँ। दूध में लोहा लवण की मात्रा कैसी है? लौह लवण की, ठीक है। आयरन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अधिक, ना के बराबर, बहुत अधिक, कम, ठीक है। तो क्या दूध में क्या आयरन नहीं होता है? तो ना के बराबर, ठीक।
तो यहाँ पे ना के बराबर यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्टॉक क्या है? स्टॉक खाद्य पदार्थ को अच्छी तरह पकाना, खाद्य पदार्थों को उबालकर छानकर जो तरल पदार्थ प्राप्त हो, खाद्य पदार्थ को गर्म उबले पानी में डालना, बंद बर्तन में मंद गति। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो होता है जैसे कि खाद्य पदार्थ को उबालकर छानकर जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और जो इस तरह से बिल्कुल भी, जिसमें क्या बिल्कुल भी कोई भी रेशा ना हो, वो ना, तो वो हमारी कौन सी डाइट के अंतर्गत आ जाता है? वो जो हमारी है, जब हम लोग लिक्विड डाइट पे रहते हैं तब उसमें इस तरह का भोजन दिया जाता है जिसको किसकी संज्ञा देते हैं? स्टॉक की संज्ञा देते हैं, जिसमें कि रफेज बिल्कुल भी नहीं होता है। सब्जियों को काट कर धोने से किस विटामिन की हानि होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। हम सभी जानते हैं कि सब्जी जो हमारे जो वो हैं विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, और उसमें विटामिन बी जो है वो क्या सब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होता है धुलने से। तो धुलने से क्या बहुत ही ज़्यादा पानी के साथ वो क्या होता है? निकल जाता है। वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन से हैं? दूध, अंडा, मांस, दालें, फलियां, सब्जियां, दूध, दालें व सब्जियां, अंडा, तेल व मसाले। तो ये वनस्पति जगत की बात कर रहा है, तो दूध, अंडा व मांस ये तो बिल्कुल ही नहीं है। दालें, फलियां व सब्जियां, फिर दूध है ये एनिमल सोर्स से, अंडा भी एनिमल सोर्स से, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? करेक्ट होता है। दूध को देख के आप वनस्पति जगत मत लगा दीजिएगा, ये एनिमल सोर्सेज में आते हैं। यूरोप जैसे देश में अंडे को क्या माना गया है? अंडे को क्या मानते हैं? उन लोग शाकाहारी मानते हैं ना, यूरोप देश में। दूध के बाद किसको पूर्ण आहार कहा गया है? तो दूध जो है वो तो हमारा कंप्लीट फूड है, हम लोग जानते हैं। तो फलों को, हरी सब्जियों को, अनाज को, अंडे को, तो दूध के बाद अंडे को क्या कंप्लीट फूड की संज्ञा दी गई है। गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है गेहूं में जो पाई जाती है? नाइसिन, थ्रियोमिन, ग्लूटेन, एसपी। तो गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? हमारी ग्लूटेन है। सॉफ्ट ड्रिंक में पानी की मात्रा होती है, सॉफ्ट ड्रिंक में पानी की मात्रा कितनी होती है आपकी? क्या है? 10%, 20%, 25% और 30%। तो जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें पानी की मात्रा जो होती है वो 20% होती है। भारतीय फलों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का उपयोग पेय पदार्थों के लिए किया जाता है? जो फल का उत्पादन होता है उसका पेय पदार्थ मतलब उसका जूस वगैरह बना करके कैसे, तो वो 60% उसका पेय पदार्थ के रूप में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खाद्य वर्ग की अनुशंसा किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो वो कौन थे भाई जिन्होंने खाद्य वर्ग की? तो कैरोलीन हंट ने सर्वप्रथम 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की थी। चॉप किसे कहते हैं? भोजन को पकाना, भोजन को उबालना, भोजन को बड़े बड़े टुकड़ों में काटना, भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो हम लोग क्या जानते हैं ना, चॉपिंग किस चीज़ की? चॉपिंग छोटा छोटा पीस जैसे हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? चॉप करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़े में काटना, ये क्या होता है? यहाँ पर करेक्ट होता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्लेस कहते हैं, ग्लेस किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों को मथना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, पतली चीनी की चाशनी से सजाना, ओवन में भूनना। तो जो ग्लेसिंग की प्रक्रिया आपने देखा होगा कि जैसे कि आप चाशनी का ऐसा तार बना लेते हैं और जब वो जमने लगती है तो क्या किसी फूड के ऊपर जब हम गार्निशिंग करते हैं तो उसमें क्या उसका यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल शीशे की तरह वो क्या ऐसे यूं करके वो बनने लगते हैं ना, उसके अंदर धागे से बनने लगते हैं। तो वहाँ पतली चीनी की चाशनी से सजाना वो किसके अंतर्गत आता है? ग्लेसिंग। वो खाद्य पदार्थ के ऊपर जब वो पतला चीनी की चाशनी जो है जो हल्के से तार से बनने लगती है, जब उसको कवर करते हैं तो क्या होती है? एक चमक आ जाती है उसमें। ठीक है, तो पतली चीनी की चाशनी से सजाना। ब्लेड करना कहलाता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, वसा को मुलायम करना, सबको मिश्रित करना, भोजन को उबालना। अच्छा, ब्लेड नहीं, ये ब्लेंड है। तो ब्लेंडिंग हम जानते हैं, ब्लेंडिंग क्या है? सबको मिश्रित करना। तृणधान्यों में स्टार्च पाया जाता है, तृणधान्य जो हमारे हैं उनमें स्टार्च पाया जाता है कितना? 20%, 35%, 45% और 75%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर डी आपका
75% मैदे से बनाया जाता है। मैदे से क्या बनाया जाता है? केक, पेस्ट्री, ब्रेड, उपयुक्त सभी। तो मैदे से केक भी बनता है, पेस्ट्री भी, ब्रेड भी बनता है, इसलिए करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। गेहूं में अमीनो एसिड बहुत कम पाया जाता है। कौन सा? लाइसिन। लाइसिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इसमें? ग्लूटेन। ठीक है, क्या पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है। चावल में स्टार्च पाया जाता है। चावल में कितना स्टार्च पाया जाएगा? 20 से 25%, 25 से 30%, 50 से 75%, 75 से 80%। अगर कहीं पर भी अरारोट और चावल में कंपैरिजन आएगा तो अरारोट आगे आएगा, चावल पीछे आएगा। और चावल में कितना? 75 से 80% पाया जाएगा। फलों का प्रयोग किया जाता है जैम में, जेली में, मुरब्बे में, उपयुक्त सभी में। करेक्ट आंसर इज उपयुक्त सभी में। ये सब हमारे किसके? आपके जैम, जेली, मुरब्बा, ये सब क्या प्रिजर्वेटिव फूड्स है ना, उसके अंतर्गत आता है। फिर फलों में अभोज्य भाग पाया जाता है। अभोज्य भाग फलों में कितना पाया जाएगा? तो वो पाया जाता है 39%। ठीक है, तो फलों में अभोज्य भाग पाया जाता है 39%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। सब्जियों में पौष्टिक तत्व होते हैं, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण, उपयुक्त सभी। तो सब्जियों में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं हमारे? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। तो ये उपयुक्त सभी। सब्जियों में कैलोरी भी है, विटामिन, खनिज लवण तो होते ही हैं, और प्रोटीन भी होता है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया हुआ है उपयुक्त सभी। ना बहुत ज़्यादा कैलोरी ही इसमें पाई जाएगी, ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन ही इसमें पाया जाएगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आंसर नंबर सी होना चाहिए। आप अपने साइड से इसको देख लें, जो आंसर दिया हुआ है आंसर शीट में मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से विटामिन एवं खनिज लवण सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। थोड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी अगर इन्होंने कहा है तो उपयुक्त सभी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, दूध के थक्के के रूप में कौन सी प्रोटीन जम जाती है? केसीन, आपकी एल्ब्यूमिन, लैक्टा एल्म्यून और लेक्टा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो दूध के जो आपके थक्के के रूप में क्या कौन सी प्रोटीन जमती है? ये आपकी केसीन नामक प्रोटीन जमती है। हाँ, कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है और केसीन नामक प्रोटीन। दूध से बनाए जाने वाले भोज्य पदार्थ। दूध से बनाए जाने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं? दही, पनीर, मक्खन, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज उपयुक्त सभी। शक्कर का उपयोग होता है चाय में, कॉफ़ी में, मिठाई में, उपयुक्त सभी में। और क्या? उपयुक्त सभी में। ओके, तो इसी के साथ आज का हमारा ये आपका आधारीय खाद्य वर्ग जो है वो कंप्लीट हुआ। और हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। और मैं कल से एक आपको जैसे मॉडल पेपर है उसी तरह से पेपर मैं आपको कराऊंगी, शुरू करूंगी कल से। तो कल से आपके 2 वीडियो अपलोड होंगे, एक आपके मॉडल पेपर के और एक जो आपके 1 डे 1 चैप्टर का जो चल रही है सीरीज़ वो लगातार कंटिन्यू रहेगी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।